and welcome to the Knowledge Source. So in this session we are going to discuss about now recently, according to the reports published in the world media, it has been found that India's foreign exchange reserve has surpasses Russia's foreign exchange reserve, and it has become the fourth largest in the world. So in this session we'll discuss about what is foreign exchange reserve and how it important plays an important role in context of Indian economy and all the economies which holds the key in terms of trading. And apart from this, we'll also discuss that why India's foreign exchange reserve is rising. So before starting this session, I would like to say you can join through our Telegram channel and the Facebook channel, whose link is being given in the description, so that whatever the new sessions we are taking, and in the future terms, if you are taking a new series of introduction in which you will see that how to prepare smartly in terms of preparation of the civil services examination, how you have to manage the time. So we are in the coming months we are going to take a lot of series related to the preparation of the civil services. सो अभी हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो रसिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को उसको पास कर चुका है। और अगर अभी के एग्जिस्टिंग सिनारियो में हम देखें 5 मार्च तक अराउंड 5.80 बिलियन डॉलर जो है इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गई है, और ये रसिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को पास कर चुका है। सो अगर हम देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भी कुछ समय में हम देखें, जब स्पेशली इस पेंडेमिक के मद्देनज़र देखें हम, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना एक कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अपनाता रहा है, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्शन जो मनी जो पंपिंग है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था, और जो होर्डिंग एक तरह से कर रहा था जो भी हमारे डॉलर्स हैं या फिर जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनको होल्ड कर रहा था, ताकि उनको एक कई अगर मान लीजिए इंटरनेशनल इकोनॉमी में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं, जहाँ पे इंडियन रुपीज़ बहुत ही उसकी प्राइस गिर जाती है एज़ कम्पेयर टू डॉलर, तो उस सिचुएशन में हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइजेशन का काम करता है। सो इसके लिए एज ए क्वेश्चन देखें हम, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डिफरेंट सडन आउटफ्लोज के चलते इस पे कहीं ना कहीं लगाम लगा रहा था कि हमारे जो इंडिया से डॉलर हैं वो ज़्यादा मात्रा में बाहर ना जाए इंडिया के, और इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमें देखने को मिल रहा है कि वो भी बढ़ रहा है। अगर हम अभी के टाइम पे देखें तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है, और इसके बाद जो आता है जापान, इसके बाद स्विट्ज़रलैंड। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं, और इसके बाद अभी एग्जिस्टिंग सिनारियो में इंडिया का चौथे नंबर पे स्थान है। सो अगर हम देखें इंडियाज़ फॉरेन करेंसी जो है वो अराउंड 4.3 बिलियन डॉलर्स तक ये रिड्यूस हुआ, लेकिन अभी हम जैसा मैंने आपको बताया कि 5 मार्च तक हमारे पास अराउंड 580 पॉइंट डॉलर जो 3 ये बिलियन डॉलर्स हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास अभी अवेलेबल है। सो अगर हम देखें कि फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, एक सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है एक डिफिनीशन अगर के बारे में बात करें हम, तो ये डिपॉजिट्स होता है, जैसे कि इसमें कि डिफरेंट तरीके के सेंट्रल जो बैंकिंग सिस्टम है, अगर हमारे इंडिया के केस में अगर हम देखें तो आरबीआई एक रोल प्ले करता है, जहाँ पे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में फॉरेक्स अगर देखें हम तो इसमें आरबीआई के पास डिफरेंट मॉनेटरीज वैल्यूज होते हैं। इसमें जैसे कि हो सकता है एसेट्स, जैसे गोल्ड हो सकता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हो सकता है, और इसके बाद जो है रिजर्व पोजीशन जो भी आईएमएफ के साथ हमारा है वो भी उसमें इंक्लूडेड है। तो ये टोटल कंपोनेंट मिला के हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और ये फॉरेन करेंसी एसेट्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो अगर बात करूं मैं जिस तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया कि आप कई बार न्यूज़ में सुनते होंगे कि जो इंडिया की जो वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले बढ़ी या घटी है, तो वो टोटली डिपेंडेंट होता है मार्केट फ्लक्चुएशंस में। और ये जो मार्केट फ्लक्चुएशंस हैं वो डॉलर से ही कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे होता है। अगर मार्केट इंडिया में अगर इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल में डॉलर्स आते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है रुपीज़ की वो डॉलर के मुकाबले गेन करता है। लेकिन अगर हम वहीं इसके अपोजिट होता है, जहाँ पे जो डॉलर इंडिया से बाहर जाता है एज कम्पेयर टू जो आ रहा है हमारे इंडिया में, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है इंडिया की वो डिक्लाइन होती है, और इससे क्या होता है कि जो इंडिया की जो रुपीज़ है वो कहीं ना कहीं वैल्यू उसकी गिरती है एज कम्पेयर टू डॉलर।
तो ये कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, जिससे कि कोई भी इकोनॉमिक टर्म्स आपको इजीली में समझ में आ जाएगा। सो अगर हम देखें जो अभी की किस तरीके के ग्राफ के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं, तो ये देखिए दिसंबर से फरवरी का ये जो महीना है, और ये रेड में है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जिसका ग्रोथ हुआ है अगर 2018 से हम देखें, और ये जो आपको येलो में नज़र आ रहा है ये आपका रशिया का है। तो ये आप देख सकते हैं कि इंडिया कहीं ना कहीं स्टेडली राइज धीरे धीरे होते हुए अभी 2018 से फरवरी 2021 के बीच में ये हमारा रसिया को सरपास कर चुका है, और अभी फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व बन चुका है टोटल अगर वर्ल्ड में हम बात करें। सो अगर हम देखें कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है, अब ये सवाल एक मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या ऐसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो देखिए सबसे पहले तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है एक करेंसी को दूसरे करेंसी में। जैसे कि कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या कोई भी ट्रेड होती है, सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, अगर इंडिया और यूएसए के बीच में किसी तरीके की ट्रेड होती है, तो अगर इंडिया कोई भी यूएसए से सामान इंडिया में इंपोर्ट करा रहा है तो इंडिया अपने रुपीज में ना पैसे देके डॉलर में देगा। तो एक करेंसी को दूसरे में कन्वर्ट कराने के लिए कॉमन जो मेथड है या कॉमन करेंसी है जो पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट किया जाता है वो है डॉलर। अगर हम सिवाय अगर आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में छोड़ दें, तो वहाँ पे जैसे कि पाउंड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं एक दूसरे कंट्री से एक्सचेंज करने में। इसके बाद ये कहीं ना कहीं एक रिस्क असेसमेंट हमें प्रोवाइड कराता है कि अगर जिस तरीके फ्लक्चुएशंस मार्केट में होती हैं, जहाँ पे डिमांड ऑफ डॉलर कहीं ना कहीं बढ़ता या घटता है, तो इसमें एक काइंड ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता है अगर हम इंडिया के बारे में या फिर कोई भी अदर मेजर इकोनॉमी में अगर हम बात करें। जैसे आपको एग्जांपल होगा, मैं आपको बताता हूँ कि 1991 में जब हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो हमारे पास इतने अवेलेबल फॉरेक्स रिजर्व नहीं थे, जिससे कि हमें क्या करना पड़ा था कि अपना गोल्ड जो था वो आईएमएफ के पास जाके हमें गिरवी रखना पड़ा था, जिससे कि हमें डॉलर मिला, तब से हमें अपने कोई भी सामान हमें खरीदने में थोड़ी सहूलियत मिली। तो ये कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे ऐसे एज ए क्वेश्चन जो होता है वो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके के स्टेप्स उठाती है जहाँ पे वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को अपना मेंटेन करके रखती है। इसके बाद जो एक्सचेंज रेट है, अगर हम देखें करेंसी जो है एक दूसरे को कन्वर्ट करने के अलावा एक मेजर, जैसे आपको बार्टर सिस्टम में क्या होता था, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि अगर सपोज मेरे पास धान है और आपके पास गेहूं है, तो मुझे अगर गेहूं चाहिए और आपको धान चाहिए, तो एक दूसरे की जो नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, तभी तो हम बार्टर सिस्टम में एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाएंगे। लेकिन अभी के सिचुएशन में इस तरीके के हमारे पास कोई भी मैकेनिज्म्स नहीं है, तो इसलिए डॉलर को अडॉप्ट कर लिया गया है, ताकि अगर ट्रेड होती है एक दूसरे से कंट्रीज में तो एक कॉमन मैकेनिज्म हो जहां पे ट्रेड इजीली हो सके। तो इस सिनेरियो में हम देखें तो ये ट्रेड जो है अगर डॉलर को अगर देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व का। लेकिन आपको याद रखना है कि ये ओनली कंपोनेंट नहीं है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। सो अगर हम देखें कि फॉरेक्स रिजर्व जो है इंडिया का क्यों राइज हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी है। तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिए जो फॉरेन हमारे पास करेंसी एसेट्स हैं वो लास्ट अगर हम 1 ईयर में देखें स्पेशली पेंडेमिक के बाद, तो वो ये तेजी से बढ़ रहा है इंडिया का। और अगर हम बात करें कि फॉरेन करेंसी एसेट्स में क्या क्या आते हैं, तो इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसमें स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आते हैं, कंट्री रिजर्व जो है हमारा इंडिया का आईएमएफ के पास वो आता है, और गोल्ड आता है। तो ये सब मिला के हमारा जो होता है जिसे हम बोलते हैं कि फॉरेन करेंसी एसेट्स, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखें कुछ समय में हमारा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो भी तेजी से राइज हुआ है एज कंपेयर टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमारे एफडीआई के मुकाबले एफपीआई जो है वो भी कहीं ना कहीं राइज हुआ है, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे राइजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया। इसके बाद अगर हम देखें कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं अभी के थोड़े लास्ट 5 ईयर्स की छोड़ दें हम, तो उससे पहले जो क्रूड ऑयल प्राइसेस थी मार्केट में वो बहुत ही नीचे सैटर्ड ऑलमोस्ट हो गई थी, क्योंकि पेंडेमिक के चलते डिफरेंट इकोनॉमी एकदम बिल्कुल शट डाउन थे, और जिसके चलते जब डिमांड ही नहीं थी क्रूड ऑयल की तो उसकी प्राइसेज ऑटोमेटिकली सैटर्ड हो चुके थे। और जिसके चलते क्या हुआ कि अगर हमारे पास पैसे बाहर नहीं जा रहे हैं इंडिया के, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होते जाएगा वो एक्युमुलेशंस होते जाएंगे पैसे, तो उसके चलते भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारा वो बढ़ते गया अगर हम लास्ट 1 ईयर में देखें। लेकिन अभी आपको ये बता दूं कि हमारा जो ओवरसीज रेमिटेंसेज है वो भी रिड्यूस हुआ है, क्योंकि पेंडेमिक के चलते डिफरेंट जो हमारे
लोग हैं बाहर इंडिया के, वो तो वर्क कर नहीं रहे हैं और वो इंडिया में आ चुके हैं। तो जिसके चलते क्या होता है कि अभी हमारा रेमिटेंसेज है वो रिड्यूस हो रहा है और ये ऑलमोस्ट अराउंड 61% तक रिड्यूस हो चुके हैं, जो कि अराउंड 12.87 बिलियन तक हैं अगर हम 2021 तक देखें, लास्ट 2020 से। तो ये कुछ ऐसे सिनारियोज जैसे हमने समझा कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व क्यों राइज हो रही है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं। सो आई रियली होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट. So that's it for today. Thank you as always for joining.